Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. How are you? I am Shahzad Waheed, and we have already started chapter number 13, that is gaseous exchange, and we have finished respiration in plants, right? Last time, and now we want to discuss respiration in plants. So, to study respiration in plants, let's move to the whiteboard. Yes, my dear students. एज यूजुअल मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा एक फ्लैश कार्ड मीन्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक अमीबा, देन हाइड्रा एंड देन द अर्थवर्म. आई नो कि आप लोगों की बुक में अमीबा का जिक्र नहीं है, राइट? लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अमीबा को डिस्कस करना मुनासिब समझा है. इसके पीछे कुछ रीज़न है. नंबर 1 कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन था उसमें याद होगा हमने ये बात कही थी कि जो मेरे पास हायर एनिमल्स हैं दे आर इन नीड ऑफ वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमने ये कहा था कि उसकी लॉजिक हम किसी और पर हम डिस्कस करेंगे. तो आज वो मौका आ गया कि हम डिस्कस करें कि आखिर हायर एनिमल्स में रेस्पिरेशन क्यों हो रही है और जो लोअर एनिमल्स में रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो रही होती, राइट? तो लुक एट दिस. अगर मैं आप लोगों के लिए एक अमीबा को ड्रॉ करूं तो यू नो वेरी वेल कि जो अमीबा है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड इट लैक पेलिकल. इसके बाहर पेलिकल नहीं होती, देयरफॉर इट कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप. तो जैसी मर्जी मैं शेप ड्रॉ करूं या आप ड्रॉ करें वो एक्सेप्टेबल होगी. अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखिए तो इट इज एक्वेटिक इन नेचर. एक्वेटिक का मतलब ये है कि ये जाहिर है पानी में रहता है, राइट? दैट पर्टिकुलर वाटर जिसकी प्रॉपर्टीज इन द टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने अगेन लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस की थी कि पानी में सांस लेना या पानी में एक्सचेंज ऑफ गैस करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है और किस पर डिपेंड करे. ऑल दिस फैक्टर यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट? अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि फिर भी आप इस पर्टिकुलर अमीबा को देखें तो इसकी सराउंडिंग में ऑल अराउंड यहाँ पे क्या मौजूद है? जाहिर है वाटर. हर तरफ आप कहीं जगह पे भी देखें बिकॉज इट इज लिविंग इन वाटर, तो ये पानी में रह रहा है. नाउ दिस पर्टिकुलर वाटर इट इज डेफिनेटली रिच इन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इनसाइड द अमीबा. यानी कि अमीबा की बॉडी में O2 का लेवल कम है और आउटसाइड वाटर में O2 का लेवल ज्यादा है, और इट इज सेम ऑल अराउंड, सब तरफ एक जैसा है. तो किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 मूव कर सकती है और इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस किसी भी जगह से हो सकता है. इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं GBS. GBS स्टैंड्स फॉर जनरल बॉडी सरफेस. तो इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हर जगह से एक्सचेंज ऑफ गैस कर सकती है. और एक बात और, भाई इसकी बॉडी में टोटल सेल हैं कितने? 1. तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से ये एक्सचेंज ऑफ गैस हिंडर्ड हो या रुकावट से हो रही हो, तो लिहाजा इसको किसी भी किस्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है. अब हम इस अगले पॉइंट पर चलते हैं. वो पॉइंट नंबर मेरे पास क्या है? 2, दैट इज द हाइड्रा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड. रेस्पिरेशन इन हाइड्रा. Respiration in Hydra. Yes, my dear students, who will let me know what is the phylum of this particular organism? Yes, that's long man, 100% right. Phylum of this particular organism is Coelenterata, right? और आपको याद है कि हम इसे सिलेंट्रेट क्यों बोलते थे? बिकॉज इसके पास खास किस्म के सेल थे जिन्हें हम लोग नीडोब्लास्ट बोलते थे, राइट? और इन नीडोब्लास्ट से इवेंचुअली हमारे पास क्या बन गए थे? निमेटोसिस्ट्स, राइट? और हम बेसिकली एंड नंबर 2 पॉइंट, वो जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास वो क्या है कि इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी की 2 लेयर्स होती. Their body consists of just 2 layers, right? Number 1 is outer layer. ये आप चैप्टर नंबर
10 याद करें अपना, जिसमें हमने ये फाइलम पढ़ा था। और जो सेकेंड लेयर इज द इनर वन, दिस इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स हैं। याद रखिए, मैंने बार बार फोकस कर रहा हूं, इसकी जस्ट 2 लेयर्स है। इसकी जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। यूरोडर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो स्किन के एलिमेंट्स को ट्रीट करता है। तो डर्म का मतलब होता है स्टूडेंट स्किन या लेयर, तो एक्टो का मतलब होता है आउटर। तो जो आउटर लेयर को डिफाइन करने वाला वर्ड दैट इज एक्टोडर्म। और फिर इनर वाली लेयर का नाम क्या होता है, एंडो, एंडोडर्म। एंडो का मतलब इनर एंड डर्म का मतलब क्या होगा मेरे पास, लेयर। तो जो बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म और जो अंदर वाली लेयर है वो क्या है, एंडोडर्म। आइए हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यू नो लास्ट टाइम ड्रॉ किया था चैप्टर नंबर 10 में भी हम लोगों ने, ये सब क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं इस ऑर्गेनिज्म का, राइट। और इसकी जो बाहर वाली लेयर है जिसे मैं इस वक्त ब्लैक से लाइन कर रहा हूं, दिस वन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। यू नो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। अब आप जरा इसको रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आप इस लेयर के सब सेल्स की बात करें जो बाहर 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 हैं, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। व्हाई इट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर, बिकॉज दिस पर्टिकुलर हाइड्रा इज एन एक्वाटिक एनिमल, ये भी पानी में पाया जाता है। सो वाटर इज ऑल अराउंड, इसके यहाँ पे ऑल अराउंड सराउंडिंग में जो चीज है दैट इज वाटर, राइट। तो यू नो वेरी वेल कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज हायर इन द वाटर एंड डेफिनेटली इट इज लो इनसाइड द सेल्स। सेल्स में कैसे स्टूडेंट्स, बहुत लो। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन हमेशा हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगी। तो चूंकि इसके बाहर वाले सेल्स की मेजॉरिटी किससे कॉन्टैक्ट में है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में है, तो अगेन हमें किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं इसके अंदर वाली लेयर की तरफ। तो अगर मैं इसके अंदर वाली लेयर की बात करूं तो इसमें फर्दर आपने डिस्कस देखा था कि इसमें 3 किस्म के सेल्स होते हैं, राइट। उसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले, सिर्फ बताना ये है कि ऑल दो इसमें 3 किस्म के सेल है बट दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 1 लेयर। वो बना सिर्फ एक ही लेयर रही है और उस पर्टिकुलर लेयर को हम नाम क्या देते हैं, एंडोडर्म। ऑल दो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऑल दो इसमें 3 किस्म के सेल्स है लेकिन लेयर एक ही बन रही। और अब इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर जो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कैविटी है दैट इज वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज। अगर मैं आप लोगों को उस पर्टिकुलर कैविटी के वॉल्यूम की बात करूं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये सारी की सारी खाली जगह है, कैविटी है। और जहां डाइजेशन हो रही हो उस पर्टिकुलर कैविटी को हम नाम के देते हैं एंट्रॉन। अगर किसी बंदे को टाइफाइड फीवर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एंटेरिक फीवर हो गया, उसे अंतड़ियों का बुखार हो गया, राइट। तो एंटेरम का मतलब जहां डाइजेशन हो रही हो। तो ये पर्टिकुलर कैविटी क्या कहलाती है, एंट्रॉन। अब चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, सिलेंट्रेट्स को, तो मैं इस पर्टिकुलर एंट्रॉन के साथ सिलन भी लगा सकता हूं, मीन टू से सिलेंट्रॉन, राइट, के इट इज द डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट्स, राइट। तो ये सिलेंट्रॉन है। अब यू नो वेरी वेल कि इसके टॉपिक माउथ है। इस पर्टिकुलर माउथ के अंदर डेफिनेटली क्या मूव कर सकता है, वाटर इन, इट कैन बैथ। बैथ का मतलब है नहला देना, ये सारे सेल्स को नहला देगा और सारे के सारे सेल्स एक्सचेंज करेंगे किस चीज को, गैसेस को। यानी कि हर सेल को जितनी O2 चाहिए वो इसमें से ले लेगा और जितनी CO2 प्रोड्यूस होगी वो इसमें डाल देगा। और आफ्टर सम टाइम दिस पर्टिकुलर वाटर विल लीव फ्रॉम द सेम माउथ। और आपको ये वाली बात भी याद है कि एक ऐसी कैविटी कि जिसका वही माउथ हो और वही एनस पे काम भी कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं सैक लाइक कैविटी। बोरी, बोरी समझते हैं ना आप लोग, बोरी में जहां से हम चावल डालते हैं उसी तरफ से चावल निकाल भी लेते हैं, जो जिस तरफ से आटा डालते हैं उस तरफ से आटा निकाल भी लेते हैं। तो सैक की तरह की इसकी बॉडी है, वही उसका माउथ है, वही उसका एनस है। वहीं से वाटर एंटर होगा और फिर बॉडी में घूमने के बाद उसी पर्टिकुलर वे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस जर्नी के दौरान में इसकी कैविटी का हर एक सेल क्या ले लेगा, ऑक्सीजन, और क्या रिलीज कर देगा, जाहिर है CO2। आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पे हम लोग CO2 लिख भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ CO2 बाहर जा रही है और ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, राइट। सो हमें ये पता चल रहा है कि बाहर वाली लेयर के तो सारे सेल हमेशा
वाटर में कांटेक्ट में रहते हैं और अंदर वाले सेल बार बार इन करंट वाटर से अपने ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करते रहते हैं और CO2 को उसमें डाल के निकालते रहते हैं। तो चूंकि हर सेल ऑलमोस्ट डायरेक्ट वाटर कांटेक्ट में है, तो देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ व्हाट स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपको बात समझ आएगी कि हमने इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में ये क्यों बोला था कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन लोअर एनिमल्स के अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। उसकी रीजन जरूरत ही नहीं, बिकॉज एवरी सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ व्हाट ऑक्सीजन एंड एवरी सेल कैन गेट रिड ऑफ CO2 डायरेक्ट टू द एक्वस मीडियम, राइट। तो ये है हमारे पास कुछ बातें रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन हाइड्रा। और कैविटी के नाम पर याद रखना है सिलेंट्रॉन, या खाली एंट्रॉन भी कर दे तो भी बात ठीक है, राइट। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट यू कैन से टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। लेकिन अर्थवर्म की बॉडी में भी स्पेशल किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। लेकिन अपनी बात को हमारे गौर से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात आपने बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुननी है कि अगर आप नंबर ऑफ सेल्स को कंपेयर करें तो हाइड्रा में नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेल्स इन द अर्थवर्म, राइट। और ये वाला ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक भी नहीं है, राइट। तो फिर इतनी ज्यादा सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड पूरी करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ना होने के बावजूद इफेक्टिव रेस्पिरेशन क्यों हो रही है? क्या उसके पास कोई ऐसी सरफेस है जो रेस्पिरेशन में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है? तो हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन सरफेस है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज या फीचर हैं जो उसको गैसेस एक्सचेंज के काबिल बना रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। फिर देखेंगे कि क्या ऐसी कोई खूबी अर्थवर्म में कहीं मिलती है, तो जाहिर है वही क्या बन जाएगा, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। सो लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। प्रॉपर्टीज of रेस्पिरेटरी सरफेस। अब तो पहली बात आपको यह समझानी है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज मेंट बाय आ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो कॉमन सेंस, एक ऐसी सरफेस जो ऑक्सीजन को क्या कर सकती हो, एब्जॉर्ब कर सकती हो, और जो CO2 को एफिशिएंटली इफेक्टिवली रिमूव करवा सकती हो, उस सरफेस को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सरफेस, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी जी माय डियर स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी ये है कि दैट पर्टिकुलर सरफेस शुड हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया। ये मैं बोर्ड जान के बड़े बड़े लफ्ज लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, लार्ज सरफेस एरिया। अब यहां पे मैंने हरगिज ये बात नहीं कही कि वो जो स्किन, वो जो सरफेस है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैंने ये बोला है कि उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। लुक एट दिस कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लाइन लगाई है, इसकी लेंथ इतनी है, राइट, और फिर अगर मैंने एक ये वाली लाइन लगाई है तो इसकी भी लेंथ इतनी है, राइट। लेंथ ऑलमोस्ट दोनों की बराबर है। मैंने ऑलमोस्ट का वर्ड इसलिए यूज किया ताकि एम्बिग्युइटी ना प्रोड्यूस हो आपके माइंड में। ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन क्या इन दोनों लाइंस का सरफेस एरिया भी बराबर है? तो डेफिनेटली नॉट। इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि मैं जिस पर्टिकुलर सरफेस को ज्यादा फोल्ड्स में थ्रो कर दूंगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस का रेट कम होगा, यहाँ पे और ज्यादा, और यहाँ पे ज़ाहिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहली बात यह है कि रेस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग अपनी बॉडी की बात करें तो आपकी थोरेसिक कैविटी में, आपकी चेस्ट कैविटी में बहुत छोटे छोटे लंग्स हैं एज कम्पेयर टू योर बॉडी, लेकिन उनका जो सरफेस एरिया है that is more than sufficient to supply more than sufficient oxygen to your every body cell, right। तो इंपॉर्टेंस किसकी है, सरफेस एरिया की, राइट। उसके बाद हम चल रहे हैं नंबर टू स्टूडेंट्स, ये है कि देयर शुड बी अ वेरी थिन व्हाट एपिथेलियम। इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर
एक बहुत ही पतली सी एपिथेलियम होनी चाहिए, राइट। अगर एपिथेलियम बहुत थिक हो जाएगी तो ज़ाहिर है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, स्लो होगा। तो इस पर्पस के लिए हम इस पर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर जो सेल्स हैं उनके नंबर को बढ़ा देते हैं और सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर सरफेसेस को बहुत थिन कर देते हैं, राइट। उसके बाद जाता है हमारे पास व्हाट, नंबर 3। एंड नंबर 3 इज देयर शुड बी अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट। व्हाट इज मेंट बाय अ स्टीप ग्रेडियंट, राइट। इसका मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि वो एरिया जहां से मैंने किसी गैस को एब्जॉर्ब करना है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन O2 की ज्यादा होनी चाहिए, और जिस सरफेस में मैंने एब्जॉर्ब करना है उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम। हमने बहुत डिस्कस किया है इस पॉइंट को, आपने चैप्टर नंबर 4 में भी इस बात को स्टडी किया था कि व्हाट इज बेसिकली अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्टूडेंट स्लोप, ये स्लोप ग्रेडियंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो अगर आप इस पॉइंट ए को देख रहे हैं और से आप लोग इस पॉइंट बी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली पॉइंट ए की हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट बी। तो पॉइंट बी ज़ाहिर है लोअर हाइट पर है और पॉइंट ए ज्यादा हाइट पर है। तो क्या साबित हुआ कि पॉइंट ए हाइट वाइज एट अ हाई ग्रेडियंट और पॉइंट बी इज एट अ लोअर ग्रेडियंट। अब अगर आप इस पर्टिकुलर स्लंट सरफेस के ऊपर कोई एक टॉय कार रखेंगे तो यू नो वेरी वेल, मैं लास्ट में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि ये वाली टॉय कार विदाउट एनी एनर्जी मूव करेगी फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड टू द लोअर एल्टीट्यूड। तो यही वाली बात यहां पर होगी कि अगर आप लोगों की सराउंडिंग में O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और आपके लंग्स में O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, भाई तभी तो गैस मूव करेगी, राइट। आप लोगों को किसी भी बंदे की बात तभी समझ आएगी जब आप ये समझेंगे कि उस पर्सन की जो बात है या उसके पास जो नॉलेज है वो मेरे से ज्यादा है। आप जब तक उसे हाई लेवल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे आप लोगों को उसकी बातें एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने ये बात कही कि अगर आपके सराउंडिंग में O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और आपके लंग्स में O2 ज्यादा हो तो एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज होने के लिए आपकी सराउंडिंग में O2 ज्यादा होनी चाहिए और लंग्स में O2 कम होनी चाहिए। वाइस वर्सा फॉर CO2 कि जो CO2 है वो आपके लंग्स में ज्यादा होनी चाहिए और आपकी एयर में CO2 कम होनी चाहिए, तभी गैसें डिफ्यूज करेगी। अदरवाइज गैसेस कैन नेवर डिफ्यूज इन एट एनी प्लेस इन एनी सरफेस, राइट। तो थर्ड पॉइंट ये कि देयर शुड बी अ स्टीप ग्रेडियंट बिटवीन द टू एरियाज मीन वेयर ऑक्सीजन शुड बी एब्जॉर्ब्ड एंड फ्रॉम ऑक्सीजन शुड बी एब्जॉर्ब्ड, राइट। उसके बाद तरफ नंबर 4 दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। अब आप यूं देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि ये आप लोगों के पास क्या है, जाहिर है लंग्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं लंग्स की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर लंग्स में आप लोगों के पास पढ़ गए ग्रेड 9 में आप क्या होते हैं, एल्वियोलाई, राइट। और ये जो मेरे पास एल्वियोलाई हैं, अगर मैं उसकी डायग्राम बनाऊं शायद ग्रेड 9 वाली ही, तो आपको याद होगा कि ये सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है इसकी थिकनेस, और इसकी बिल्कुल विसिनिटी में बिल्कुल इसके साथ साथ क्या चल रही होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, राइट। तो अगर इनके दरम्यान में डिस्टेंस ज्यादा होगा या नंबर ऑफ मेम्ब्रेन ज्यादा हो जाएंगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इन पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स और उनके डिस्टेंस को मिनिमम करना है, तभी मैं बहुत क्विकली ऑक्सीजन को इसके अंदर डाल सकता हूं और CO2 को यहां से निकाल सकता हूं, राइट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ द गैसेस। अब हम चलते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ। एंड 5th पॉइंट इज देयर शुड बी अ वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कि मेरे पास ब्लड कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क होना चाहिए। जाहिर है जब ये रिच नेटवर्क होगा तो मेरे पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ O2 डेफिशिएंट ब्लड आएगी, राइट। और चूंकि मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क है तो वो सरफेस एरिया भी उनको मिल रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आसानी से O2 को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या बात कि अगर यहाँ पे ब्लड स्टैटिक हो तो फिर
दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो ग्रेडियंट है वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं मुसलसल यहाँ से O2 डेफिशिएंट ब्लड लेकर आऊंगा और ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से आगे मूव कर जाएगी, तो जो ब्लड यहाँ पे स्टे करेगा वो हमेशा एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। तो इसलिए इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कांस्टेंट ब्लड का फ्लो होना चाहिए जो हमेशा यहाँ पे ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करके रखे, राइट। तो यहाँ पे हमेशा O2 डेफिशिएंट ब्लड आना चाहिए और नंबर 2 कहना चाहिए कि यहाँ पे CO2 रिच ब्लड आए। तो जो CO2 रिच ब्लड है वो यहाँ से CO2 को गिव ऑफ कर देगा, वहां से इसको निकाल देगा और यहाँ से O2 क्या हो जाएगी, जाहिर है एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये वो 5 प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों की बुक में मेंशन्ड है कि अगर ये वाली 5 खूबियां किसी सरफेस के ऊपर होंगी। एक बात और मुझे याद आ गई स्टूडेंट्स, आप लोगों की नजर कर रहा हूं, वो है एक 6 पॉइंट, 1 एक्स्ट्रा पॉइंट दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि आप लोगों की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस, इट शुड बी मॉइस्ट। स्टूडेंट्स लुक एट माय स्टेटमेंट, मैंने वर्ड यूज किया है कि एट लीस्ट इट शुड बी मॉइस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इट शुड बी ऑलवेज वेट। अगर तो आप किसी एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं तो वेट क्लास ठीक है, लेकिन आप मेरे मॉइस्ट के वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें। मैंने ये बोला है कि इट शुड नॉट बी ऑलवेज वेट, इट शुड बी एट लीस्ट मॉइस्ट, राइट। अगर आपकी सरफेस मॉइस्ट नहीं होगी तो आप याद करें, मैंने आप लोगों से फोटोसिंथेसिस में बहुत डिटेल से डिस्कस ये किया था कि अगर आप लोगों के बेसोफिल सेल के सरफेसेस मॉइस्ट नहीं होंगी तो एक्सचेंज रेट काफी स्लो हो जाएगा, बिकॉज कि जो भी गैस है वो पहले वाटर में डिसॉल्व होती है मेसोफिल सेल्स की सरफेस पे, फिर वो अवेलेबल होती है। तो सेम इज द केस हियर कि आप लोगों की रेस्पिरेटरी सरफेसेस अगर मॉइस्ट नहीं है, एटलीस्ट मॉइस्ट नहीं है, तो एक्सचेंज ऑफ रेट बहुत क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हमें ढूंढना है वेट सरफेस को और एटलीस्ट मॉइस्ट सरफेस को। शायद अगर मैं आपको एक सोचने के लिए एक पॉइंट दूं तो आप मुझे सोच के बताइएगा कि अगर मॉइस्ट सरफेस इतना जरूरी है या वेट सरफेस इतना जरूरी है तो पानी में डूबने के बाद हमारी डेथ क्यों हो जाती है? आपको सोचिएगा और आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये वो 6 या 5 प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो प्रिवेल कर रही होंगी तो वो वाली सरफेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होगी, और अगर ये सरफेस में से एक भी खूबी ना होगी तो एक्सचेंज रेट बहुत स्लो हो जाएगा। आज के लेक्चर की आखिरी बात मेरे स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैंने फर्दर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्टडी करनी है, लाइक आई वांट टू स्टडी फॉर एग्जांपल अ फिश, और आई वांट टू स्टडी अ क्रोकोडाइल और स्नेक, और इफ आई वांट टू स्टडी फॉर एग्जांपल अ रेप्टाइल और अ बर्ड और अ मैमल, तो फिर हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ आनी चाहिए। वो क्या है? सरफेसेस, डायरेक्शंस, राइट। इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए मुझे हेल्प चाहिए होगी एक बुक की, और नाउ आई हैव बुक इन माय हैंड, और इसको यूज करके हम डायनामिक वॉल पे ये समझेंगे कि डायरेक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, इट इज अ बुक। और अगर आप इस पर्टिकुलर बुक को अपने हाथ में से पकड़ के बैठे हुए हैं तो वो डायरेक्शन या वो वाली साइड जिसका मुंह मेरी तरफ है, राइट, और से मैं एक सन हूं तो ये सन की तरफ है। से इट इज अ फिश, फ्लैट फिश, तो इसकी वो वाली साइड जो सन की तरफ है। से इट इज अ लीफ, तो लीफ की वो वाली साइड जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सनलाइट और सन है, दैट इज ऑलवेज डार्कर। लुक एट माय हैंड, ये डार्क है। तो वो वाली साइड जो सन की तरफ होती है, जो यूजुअली डार्क होती है, दैट इज कॉल्ड एज द डॉर्सल साइड। टिप दे रहा हूं आप लोगों को, डी से डॉर्सल, डी से डार्क, राइट। तो आप दुनिया में ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इवन प्लांट के लीव्स की सरफेस को स्टडी करेंगे, तो यू विल फाइंड कि वो वाली सरफेस दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सन इज यूजुअली डार्क, राइट। खासतौर पर आप मर्दों के हाथों को देखिए तो कैसा होगा, ये यूजुअली डार्क होगा, राइट। और अगर मैं इसके ऑपोजिट साइड को देखूं, मीन इस वाली साइड को जो इसकी बैक साइड है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वेंट्रल। अब वैसे तो आई नो आप बड़े पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है कि W से वाइट होता है, मगर मेरा वाइट V से होगा। V फॉर वेंट्रल, V फॉर वाइट, D फॉर डॉर्सल, D फॉर डार्क, V फॉर वेंट्रल, V फॉर वाइट। अंडरस्टैंड मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? सो बात ये हो रही है कि जो साइड लाइट इन कलर है वो वेंट्रल, और जो डार्क इन साइड दैट इज डॉर्सल, राइट। अगर मैं आप लोगों से किसी
वक्त ये वाली बात करूंगा कि लुक एट द डॉर्सल व्यू ऑफ द फिश, तो इसका मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर फिश को ऐसे दिखाएं। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि लुक एट द वेंट्रल साइड ऑफ द फिश, तो ज़रा मैं इसकी बात करूंगा। गॉट द पॉइंट। अब हम बात करें एक और डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब स्टूडेंट्स आगे वाली, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म चलना शुरू करेगा उसकी जो साइड आगे होगी जिससे उसकी मूवमेंट स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर। मिसाल के तौर जब मैं मूव कर रहा हूं तो मैं इस सबको मूव करूंगा, राइट? तो उस टाइम पे मेरी ये वाली साइड क्या कहलाएगी? एंटीरियर, राइट? और इसके ऑपोजिट मींस पीछे वाली साइड क्या कहलाएगी? पोस्टीरियर। अगर मैं इस बुक के रेफरेंस से बात कर रहा हूं तो जाहिर है ये जिस साइड पे नंबर लिखे होते हैं, बुक का नंबर लिखा होता है ऊपर वाली साइड, दैट इज एंटीरियर, और जिस पे फुटर लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पोस्टीरियर। ठीक है, जिस पे हेडर लगा होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर लगा हो दैट इज एंटीरियर, जिस पे फुटर लगा हो दैट इज अ पोस्टीरियर। अब जब मैंने आपको दिखाना था डॉर्सल व्यू तो मैंने ये यूज किया, जब मैंने यूज किया था वेंट्रल वर्ड तो मैंने ये वाली साइड यूज की, राइट? अब व्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या, से इट इज अ फ्लैट फिश, तो ये कौन सी साइड हुई? डॉर्सल। ये कौन सी साइड हुई? वेंट्रल। और ये कौन सी साइड हुई? एंटीरियर। और ये क्या हुई? पोस्टीरियर। अब भी एक वर्ड आपकी बुक के बार हम पढ़ेंगे, वो वर्ड क्या है? लेटरल। अब लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड वाला व्यू। ये साइड वाला व्यू, दिस इज अगेन, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, ये डॉर्सल, ये वाला वेंट्रल, और ये जो साइड वाला व्यू है इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लेटरल। तो ये तीन व्यूज हैं। अब इसको हम स्टडी कर रहे हैं किसमें? डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इंसान, डायनामिक वॉल में देखिए आप, ये आप इस इंसान को देख रहे हैं। तो लाइक मी, जो इसकी ये आगे वाली साइड है दैट इज टुवर्ड्स द नोज, इट इज एंटीरियर, और जिस तरफ हमारा बैक है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर। और अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि मेरी डॉर्सल साइड कौन सी है और मेरी वेंट्रल साइड कौन सी? राइट। अगर लेटरल की बात की जाए तो जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो जाहिर है आपको मेरा साइड व्यू नजर आ रहा है, तो ये मेरी लेटरल साइड होगी, राइट? दिस इज माई इंटीरियर, दिस इज माई पोस्टीरियर एंड दिस इज लेटरल। ट्राई टू फाइंड माई डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, राइट? अब आप फॉर एग्जाम्पल आप इस फिश को देख रहे हैं, तो फिश का वो वाली साइड जो ऊपर की तरफ है वो क्या है? डॉर्सल, और जो नीचे वाली साइड पे दैट इज वेंट्रल, और जिसकी टेल वाली साइड है वो पोस्टीरियर, जो इसका माउथ वाली साइड दैट इज एंटीरियर, राइट? तो ये साइड्स हमें फिश की नजर आ रही है। नाउ लुक एट दिस टेट्रापॉड, इट मे बी अ डॉग और इट मे बी अ लायन, इट मे बी अ जिराफ, इट मे बी एन एलिफेंट, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी डॉर्सल साइड कौन सी है? जिस तरफ उसकी ट्रंक है, जिस तरफ उसकी वर्टिबल कॉलम है, ऊपर वाली साइड, और जो उसकी टबे वाली साइड है नीचे की तरफ, दैट इज ऑफ कोर्स इज वेंट्रल साइड। और जिस तरफ ये मूव कर रहा है मींस टुवर्ड्स द माउथ, इट इज एंटीरियर, और टेल पोस्टीरियर, राइट? अब इसकी डॉर्सल साइड कहाँ होगी? जाहिर जिस तरफ उसकी वर्टिबल कॉलम है, ऊपर वाली साइड, यू आर राइट। नाउ व्हाट इज लेटरल साइड? अब इस पर्टिकुलर एनिमल को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो अब आपको इसका साइड व्यू नजर आ रहा है, तो जाहिर है जो साइड व्यू है ये क्या कहलाएगा? लेटरल। सो ये तमाम की तमाम डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि किसी ऑर्गेनिज्म की डॉर्सल साइड कौन सी है, वेंट्रल साइड कौन सी है, एंटीरियर कौन सी है, पोस्टीरियर कौन सी है, और लेटरल कौन सी है, तभी आप बेटर तरीके से किसी ऑर्गन की अपनी बॉडी में एग्जैक्ट लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन यू मे हैव अ बेटर पिक्चर of the location of that particular organ in the body of the organism or even in your body. So keep this direction in your mind, and we will have a flyer in the next lecture with this particular terminology: dorsally, ventrally, laterally, anteriorly, posteriorly. Till that time, take very good care of your